नमस्कार, मैं हूं आलोक त्रिपाठी और आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नेता और समाज सेवी अपर्णा यादव जी से। आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपर्णा जी, आपने ये लॉकडाउन में बहुत समाज सेवा के काम किए हैं। आपकी एक अलग इमेज रही है महिलाओं को लेके, तमाम आप बयान देती रही है समाज को लेके। लॉकडाउन में आपने तमाम ऐसे काम किए जो लोग भटक रहे थे, उनकी तमाम सेवा भी की आपने। इस समाज के लिए क्या सोचती हैं और आपकी क्या सोच है महिलाओं को लेके? मुझे लगता है कि महिला के बिना ये जगत ही अधूरा है और दोनों ही महिला पुरुष जो है दोनों बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मुझे बस इतनी बात कहनी है कि समाज में महिला अपना दायित्व जिस प्रकार से निभा रही है उसको सामाजिक संरक्षण मिले, उसको जो है राजनीतिक संरक्षण मिले और उसको अपना परिवार में उचित अवसर मिले कि वो काम पर जा सके और अपने स्वच्छंद रूप से स्वावलंबी जीवन जी सके। जी अभी आपके ऊपर दायित्व एक माँ का है, जी, पत्नी का है, बहू का है, सारा कुछ आप, और राजनीति में भी आप समय दे पाती हैं, समाज सेवा भी कर पाती हैं। ये सब कैसे मैनेज होता है? महिला मुझे लगता है बहुत ही मल्टीफेसेटेड होती है। तो पैदा होते ही के साथ हम अपनी बेटी से जितनी अपेक्षा रखते हैं, जितनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ कभी हमारा किचन में हाथ बटा देगी या हमारी सफाई में मदद कर देगी या जो है स्कूल भी चली जाएगी और घर में आएगी तो बड़ी भद्र रहेगी, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो एक उसकी परवरिश होती है किसी भी बच्ची की, भारत की बेटी की, तो वो पहले से ही मुझे लगता है कि बड़ा ट्रेंड होती है बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। और महिला में वैसे भी पुरुष से ज़्यादा सहनशीलता होती है, पुरुष से ज़्यादा शील होता है। और अगर इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर हम पुरातन उसमें चले जाएं तो रामायण में भी राम का शील सीता है और हो ही नहीं सकता कि सीता के तप या सीता माता के जो बलिदान है उसके बिना राम किसी भी युद्ध में जीत पाते या वो रावण जैसे महारथी पर जो है विजय प्राप्त कर पाते। तो मुझे लगता है कि हमें अपने शास्त्र से, हमें अपनी पुरातन जो परंपरा से सीख लेनी चाहिए और उसी प्रकार से मुझे लगता है हर महिला के अंदर वही पृथ्वी का जो सहनशीलता है वो है और जिम्मेदारी निभाने का भी एक अपना कह लीजिए तरीका है, जिसकी वजह से मुझे लगता है हर महिला में वो गुण है, हर महिला में। आपने पिछला चुनाव भी लड़ा, आपके राजनीतिक तमाम उठापटक देखी, परिवार में भी तमाम चीजें हुई, आपने कभी आपा नहीं खोया, आपने कभी ऐसा कोई विवाद नहीं, आपके बयानों से कोई विवाद नहीं हुआ कि कभी आपके ऊपर कोई आक्षेप आए? कैसे, मैंने बाहर ही आप इतना कूल दिखती हैं या घर में भी इतना ही कूल है? मुझे बस एक ही छंद याद आता है, दोहा याद आता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित सरल हो। तो बेसिकली क्षमा आप करिए, आपके स्वभाव में अगर क्षमा है तो आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हरि के नैकट्य में है, मतलब हरि के कृपा पात्र हैं। तो मुझे लगता है कि क्षमा करना एक बड़ा गुण है और आपके प्रति अगर किसी की भी दुर्भावना है, द्वेष है, किसी भी तरीके का मानसिक द्वंद्व है तो वो उसकी प्रॉब्लम है ना, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उसको अपनी प्रॉब्लम नहीं बनने देती हूँ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं, आप जो कह रहे हैं कि कोशिश करती हूँ कि अपनी जीवन और अपनी वाणी में शालीनता रखूँ। जी आप सामाजिक कार्य करती हैं, राजनीति करती हैं, घर भी देखती हैं, जी। तो आपको परिवार से किस तरह का सपोर्ट मिलता है? कैसे आपको बच्चे मैनेज होते हैं? कैसे आप इतना समय बाहर दे पाती हैं? मुझे सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं और किसी भी पत्नी के लिए या किसी भी लड़की के लिए जो शादीशुदा हो उसका कोई भी काम जो है अपने पति के सपोर्ट के बिना नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दोनों महिला पुरुष दोनों जो है एक तरह से पहिए हैं गाड़ी के, तो एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं। तो मुझे लगता है कि नैतिक जिम्मेदारी है हमारी बच्चों की टुगेदर उसमें संभालना। तो जब मैं
बाहर रहती हूँ तो मेरे पास हेल्प भी है, पर जो है प्रतीक जी भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो मैं बहुत मतलब उनकी आभारी रहती हूँ कि मेरी गैर हाजिरी में वो बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और जब भाई वो बाहर रहते हैं तो मैं रहती हूँ। तो ऐसे ही हम लोग बैलेंस करते हैं अपना लाइफ। जी, आप इतने बड़े राजनीतिक परिवार से हैं, मुलायम जी का पूरे राष्ट्र में बहुत बड़ा कद है, उनका नाम लोग लेते हैं बहुत सम्मान के साथ। जी, आप अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ देखती हैं? मैं अपना राजनीतिक भविष्य, मुझे लगता है कि नेताजी के आशीर्वाद से कुछ अच्छा ही देखती हूँ अभी तक तो, क्योंकि मुझे लगता है कि नेताजी एक वटवृक्ष समान है, एक ऐसे अपने आप में एक बहुत बड़े आइडियोलॉजी हैं, और जिस प्रकार से समाजवाद के साथ उन्होंने सच्चाई के साथ एक संगठन शुरू किया और अपना पूरा जीवन उसके लिए लगा दिया, और अभी तक उसी का झंडा उठा करके रखा हुआ है और बुलंद किया हुआ है। तो मुझे लगता है वही मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और उन्हीं से मैंने सीखा है कि हमेशा 3 बातों पे ध्यान रखें कि पर्चा, चर्चा, खर्चा, ये चीज़ हमेशा जो है याद रखें, गांठ बांध ले। किसी को भी जिसको राजनीति में बढ़ना है आगे, वो इन चीज़ों को अपने आप में शामिल कर लेगा और सच्चाई के साथ आगे बढ़े। ये नहीं कि आप जो है सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि आपको नेम फेम मिलेगा, ये एक पार्ट है आपके काम का। कोई भी काम आप करेंगे, अगर आप उसको ईमानदारी के साथ करते हैं, लोग अपने आप उसको पहचानने लगते हैं, क्योंकि वो उसी के अंदर उस प्रकार का तत्व पैदा होने लगता है कि लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। तो मुझे लगता है नेताजी मुझे यही सिखाते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि राजनीतिक भविष्य जो भी होगा अच्छा ही होगा। जी, सपा और प्रसपा दोनों ही आपकी पार्टियां हैं, आपके परिवार के दोनों सदस्य हैं, जी, अखिलेश जी हो या शिवपाल जी, जी, जी। मुझे लगता है या लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं सपा और प्रसपा के बीच में आप फंसी हुई सी हैं, या कहीं आपको दुविधा है कोई? देखिए, सपा और प्रसपा के बीच में फंसे होने की कोई बात ही नहीं है। दोनों आइडियोलॉजी समाजवाद से ही निकली हैं, और जब जिस प्रकार का द्वंद्व हुआ, जिस प्रकार का क्लेश हुआ 2016 के समय, 2017 में भी इलेक्शंस के दौरान, ये सबको पता है। और आप भी जुड़े हुए हैं मीडिया से, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपको भी पता ही है कि क्या घटनाक्रम हुआ। उस पे विवेचना न करते हुए मुझे लगता है कि दोनों लोगों ने अपनी अपनी राह चुन ली और समाजवाद को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। तो चाहे वो इधर चाचा जी का हो, मेरा सवाल यही चाहे है कि आपने कौन सी राह चुनी? मैं तो नेताजी के साथ हूँ, और नेताजी जहाँ पे रहेंगे मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। जैसा कहेंगे अपर्णा यादव वही करेगी। और नेताजी कहाँ है? नेताजी समाजवादी पार्टी के संरक्षक है। जी, एक सवाल मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि लोग 5 साल का वक्त चला गया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, अभी 2022 में चुनाव आने जा रहे हैं। लोगों को एक ये जनता के लिए भी अच्छा होता है कि एक मजबूत विपक्ष हो, और समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, पिछली बार गठबंधन बसपा से हुआ, जो उसके फिर टूटा भी। अभी अगले चुनाव के लिए जो स्थितियां हैं समाजवादी पार्टी की, और जो अंदर खाने में अभी तक भी परिवार में एका नहीं हो पाया है, इसका क्या लगता है आपको, चुनाव में क्या असर रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले भी चुनावों में जिस प्रकार से जो आपसी कलेश हुआ पारिवारिक लोगों के बीच में, उससे बहुत ज़्यादा हमारे पूरे पार्टी का काडर बहुत अफेक्ट हुआ, और कई परिवार जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके भी मानसिक रूप से उनको बहुत मुझे लगता है कि चोट पहुंची इस झगड़े के वजह से, और जो टूटन की स्थिति पैदा हुई, जो विस्फोटक स्थिति पैदा हुई, उसकी वजह से हम चुनाव का परिणाम हारे। अब बाकी जो चीज़ें हैं आगे क्या होता है, मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो अपना निर्णय लें, और उसके जो भी देखिए अच्छा निर्णय होगा उसके सकारात्मक जो है नतीजे मिलेंगे, और अगर किसी भी तरीके से गलत निर्णय होते हैं तो उसके नकारात्मक रिजल्ट्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें निर्णय क्या करने हैं सबके साथ बैठ करके करें, और मशवरा करें सबसे कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, कहाँ हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ हम लोग बहुत वीक हो रहे हैं। उस पर अगर हम मनन करेंगे तो डेफिनेटली समाजवादी पार्टी से ज़्यादा अच्छा विपक्ष का काम अभी कोई नहीं कर रहा है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि जो समाजवादी पार्टी का बिखराव है, जी, जो अलगाव हुआ परिवार में, जो चीजें 5 साल में एका नहीं हो पाया, और वो अभी भी होता नहीं दिख पा रहा है।
देखिए, ये तो आपस में दो जो बड़े लोग हैं, आपस में उन दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा। इसमें तो मैं बहुत छोटी हूँ और मैंने बोल दिया है, कह दिया है, ये बात कई बार कह चुकी हूँ। मीडिया से भी मुखातिब होती हूँ तो यही बात कहती हूँ कि दोनों लोग एक हो जाएं। अब मगर अगर उनका मन नहीं है, आपस में वैचारिक मतैक्यता नहीं है उनके, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ये सारी चीज़ें जो हम बोल रहे हैं वो हों। मगर मैं पर्सनली चाहती हूँ कि दोनों एक हो जाएं। एकजुटता में ही जो है मुझे लगता है कि हमारी ताकत है और आदरणीय नेताजी भी यही चाहते हैं। जिस चुनाव में आप मैदान में आएंगी? मेरा मन है, पर जैसा नेताजी कहेंगे मैं वैसा करूँगी जी। अक्सर ये कई बार देखा गया है कि आप मोदी जी की प्रशंसा करती हैं जी। ये सवाल भी आपसे अक्सर होते ही है, लेकिन आप अपनी राय रखने में कभी बहुत बेबाक रही हैं। आपको लगता है जो सही वो फिर आप सही बोलती हैं। इससे कभी आपको ऐसा लगता है कि बाहर आपने बयान दे दिया और घर में आके आपको कई बार पहले लगा था मुझे, और कई बार मुझे इसके लिए काफी कुछ कहा सुना भी गया। पर मैं यही बात कहूंगी बार बार कि देखिए, आप सच को कई दिन तक आप नहीं छुपा सकते हैं। और इसका परिणाम ये हुआ कि आदरणीय नेताजी ने भारी लोकसभा में फिर से प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने, और उनका ये आशीर्वाद फलित भी हुआ। तो मुझे लगता है कि जो पहले मुझे नकारा गया कि भाई ये चीज़ तुमने शायद गलत बोल दी या ज़्यादा बोल दी, वो बाद में शायद अप्रिशिएट हुई, और उसी की वजह से फलस्वरूप देखिए नेताजी ने भी ये बात बोली। तो मुझे लगता है कि जो सही चीज़ होती है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मुझे लगता है बहुत से देश के लोगों का मानना है, बहुत सारे लोगों का विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी में। और मोदी जी जिस प्रकार से कोरोना के समय जिस प्रकार से वैक्सीन देना या वैक्सीन को डेवलप करवाना उस पे लगे, मुझे लगता है कि पूरे विश्व पे भारत छा गया। और एक जो है आप कह लीजिए कि कोरोना काल में जो एक हीरो बन के उभरे, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो मुझे लगता है कि जो इस प्रकार के महान लोग हैं उनको किसी पार्टी विशेष से ही जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। अभी वो एक गरिमामय पोस्ट पर हैं, और हर भारतीय के प्रधानमंत्री हों, वो बसपा के हों तो भी हमारे प्रधानमंत्री हम कहलाएंगे, अगर हम सपा से हैं तब भी वो हमारे प्रधानमंत्री कहलाएंगे, अगर हम भाजपा से हैं तब भी वो हमारे प्रधानमंत्री कहलाएंगे। इसका मतलब है कि कोई भी पार्टी से आप हैं मगर प्रधानमंत्री जी मोदी हैं। तो मोदी जी का मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और उन्होंने काम भी इस प्रकार से किए हैं कि विश्व पटल पर उनकी पहचान है अपने बलबूते पे जी। हाल में आपका एक फोटो वायरल हुआ, आपने खुद ट्वीट किया था मंदिर आंदोलन, मंदिर के लिए निर्माण के लिए आपने जी किया था राशि जी। कुछ तमाम सपा के लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई कि दान हम गुप्त भी कर सकते थे, ये फोटो जारी करने की क्या जरूरत जी जी जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखिए, दान मेरी स्वेच्छा से मैंने दिया, मैंने किसी से इसके बारे में, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा, धर्म एक मेरा अपना विषय है। और अगर मेरा मन था फोटो जारी करने का, पहली बात तो मैंने नहीं, ये न्यूज़ वालों ने पहले जारी कर दी थी। ये सारे हमारे जो मेरे को मुझे लगता है कि मीडिया भाई बहन इतना प्यार करते, इतना प्रेम रहता है, आप लोगों का इतना आशीर्वाद रहता है कि वो खुद ही अपने आप स्वतः ही जारी होता है। और उसी के बाद फिर मैंने वो रीशेयर कर ली है फोटोग्राफ। तो मैं पहली बात तो ये क्लियर करना चाहती हूँ, और दूसरी बात है, दान मैंने अपनी स्वेच्छा से किया। मुझे लगता है कि राम मेरे इष्ट हैं, और राम भारत का चरित्र है। राम किसी एक प्रांत या किसी एक संगठन का नहीं है, राम सबके हैं। और जो सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है, राम परम वैष्णव है। तो उसके लिए तो भाई हमारे इतने सदियों से चले आ रहे हैं, राम मंदिर के बारे में हम हर समय चर्चा का विषय बना रहे थे, कितने लोगों ने उसके लिए जान दे दी। तो अब अगर राम मंदिर बन रहा है तो हम उसके लिए अपना ऐतिहासिक कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे? तो सबको इतिहास रचने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है उस इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा मैंने भी अपना योगदान दे करके, मुझे ये समर्पण राशि दे करके मुझे मिला, तो
तो मुझे इससे बहुत अपने मन और अपनी आत्मा को बहुत अच्छा लगा मुझे जी, आप तभी मैंने दिया। सामाजिक क्षेत्र में हैं, राजनीति में भी हैं, यूथ आपको एक आइकॉन की तरह देखते हैं, ये बिल्कुल सत्य है जी। आप क्या महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी महिला दिवस पे? मैं बस इतनी ही बात कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को एक साथ जुट करके जो महिला रिजर्वेशन बिल आ रहा है उस पे लग जाएं अब, क्योंकि कितने भी पार्टीज आ जाएंगी, जब तक ये बिल नहीं आएगा आपके लिए तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी महिला का भविष्य सुरक्षित है। मैं ये भी चाहती हूँ कि सामान्य सीटों पर महिलाएं लड़ें या सामान्य जो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें ज़रूर जाएं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल जो है चैलेंज्ड हैं या अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, मगर इस बिल के आ जाने के बाद जो शक्ति, जो वर्चस्व महिलाओं को मिलेगा, चाहे वो 33% का ही हो, आप स्वभाव में, आप आधार में, आप उस पूरे सिस्टम में चेंज देखेंगे। जैसे ही वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, मुझे लगता है हर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा मदरली हो जाएगा, ज़्यादा मुझे लगता है एक तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और आप देखिए ना, जिन कंट्रीज़ ने महिलाओं को आगे बढ़ाया, जिन कंट्रीज ने आगे लीडरशिप में रखा महिलाओं को, कोई भी कंट्री उठा लीजिए वेस्ट की, आज वो देश कहाँ है, आज वो देश कितनी उन्नति कर रहे हैं। क्योंकि महिला जिस प्रकार से देखिए, कोई भी बंगला होता है तो या कोई भी छोटा सा भी घर है, उसको घर कौन बनाता है? बिल्कुल महिला ही बनाती है। पुरुष तो देखिए अपना घर खरीद करके दे देंगे, मगर वहाँ फनूस लगाना, वहाँ कैसे कुर्सी रखनी है, कैसे जो है बिस्तर लगाना है, किस प्रकार की किचन होनी चाहिए, वो सब महिला तय करती है। एक गरीब से घर में आप चले जाइए और वहाँ की महिला अगर सुगढ़ हो तो देखिए वो गरीब की झोपड़ी भी बहुत सुंदर लगेगी, साफ सुथरी लगेगी। मगर वही अगर आप देखिए जहाँ पे पुरुष हैं तो वो उस बात पे ध्यान नहीं देते। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे समाज में ये चेंज लेके आना है तो इस बिल को बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर सपोर्ट करें, बहुत जरूरी है, चाहे इसके लिए सड़कों पे आना हो फिर। जी, आपकी एक प्रतिभा के बारे में शायद कम लोग जानते होंगे कि आप बहुत अच्छा संगीत में भी आपका हुनर है, गाती भी बहुत अच्छा है जी। आप हमारे लिए 2 लाइन कुछ गुनगुना देंगी BTV के लिए? गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कभी बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपर्णा जी। बहुत धन्यवाद। अपर्णा यादव जी, कैमरामैन धीरज के साथ आलोक त्रिपाठी, BTV भारत।